नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन डीडी राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति जनादेश 2024 में। आपके साथ मैं हूं मुजीब। दोस्तों, आज के जनादेश में हम जिस लोकसभा सीट पर चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर। जी हां, एक ऐतिहासिक, साथ ही साथ धार्मिक, इसके अलावा राजस्थान के सेंटर होने के साथ साथ एक शिक्षा नगरी के रूप में भी इसकी एक अलग ही पहचान है। अपने अंदर राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों को समेटे हुए अजमेर की ये लोकसभा सीट वो कौन सी विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है जिसकी वजह से केंद्रीय राजनीति को भी ये प्रभावित करती है। आज के हमारे इस जनादेश 2024 में उन्हीं समीकरणों को जानने की कोशिश करेंगे। अजमेर अपने अंदर जिन विधानसभा सीटों को समेटे हुए, आइए एक संक्षिप्त वानगी हम उसकी भी बता दें आपको। 8 विधानसभा सीटों को समेटे हुए अजमेर की ये लोकसभा सीट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाए हुए है, जबकि किशनगढ़ इकलौती ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव में अपनी विजय पताका फहराई थी। दूधों की बात करें, प्रेमचंद बैरवा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार विजयी रहे। किशनगढ़ से विकास चौधरी यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे। इसके अलावा पुष्कर से सुरेश सिंह, अजमेर नॉर्थ से वासुदेव देवनानी जो फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए हैं, अजमेर साउथ से अनीता बधेल जो पूर्व मंत्री रही हैं। इसके अलावा नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मसूदा से वीरेंद्र सिंह, केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम, ये भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार रहे। तो आइए कार्यक्रम के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हम आप तक पहुंचाते हैं अजमेर लोकसभा सीट के उन सरोकारों और साथ ही साथ राजनीतिक समीकरणों के बारे में जो इस सीट को अपने आप में खास बनाते हैं। पेश है जनादेश 2024 की टीम द्वारा तैयार एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान का हृदय और धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर अजमेर शहर में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अजमेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। शुरुआत में अगर इस शहर के इतिहास और भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पुराने ऐतिहासिक किले, महलों के अलावा प्राचीन धार्मिक स्थल हैं। अब इस बार के लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस सीट पर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने पूर्व सांसद भागीरथ चौधरी पर एक बार फिर से दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के भागीरथ चौधरी वर्तमान में अजमेर लोकसभा से सांसद हैं। वे ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने के साथ ही मार्बल उद्योग से भी संबंध रखते हैं। नसीराबाद से लेकर देवली जो स्टेट हाईवे थी उसको नेशनल हाईवे, नारायणा से लेकर उधर उसको नेशनल हाईवे के लिए उसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस तरह के अनेक काम हैं। पर डे 3 करोड़ रुपए के रोजाना काम है, 4,900 करोड़ रुपए के काम इस 5 साल में हुए हैं। उधर कांग्रेस ने वर्तमान में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी पर विश्वास जताया है। चौधरी राजनीति में आने से पहले शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। वे कांग्रेस संगठन में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। अजमेर का मेड़ता अजमेर, अजमेर कोटा, अजमेर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन 5 साल में किसी भी हालत में तैयार करो। और ब्रिज रेलवे की पेंडिंग पड़ी 7 साल, 8 साल, 5 साल की, उनको पूरा करवाएंगे। और इसके अलावा अजमेर जिलों को एक औद्योगिक हब बनाने के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मैनचेस्टर बने अजमेर। अजमेर लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनावों की बात करें तो यहाँ भाजपा के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को हराया था। इससे पहले 2018 में भाजपा के सांसद प्रोफेसर सांवरलाल जाट का निधन होने के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा के रामस्वरूप लांबा को हराया था। वहीं अब अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 18 लोकसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो 10 बार कांग्रेस, 7 बार भाजपा और 1 बार अन्य उम्मीदवार विजयी रहे हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहाँ कुल 19,86,965 मतदाता हैं। इनमें 10,10,861 पुरुष, 9,76,079 महिला और 25 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अजमेर लोकसभा में 2019 में हुए चुनाव में 67.32% मतदान हुआ था।
इस बार के चुनाव में और अधिक मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग रोज हम स्वीप के बारे में कोई न कोई कार्यक्रम रखते हैं जनता के बीच जाके, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 26 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर मतदान करें, बिना डरे मतदान करें, बिना प्रलोभन के मतदान करें। इस लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों पर बात करें तो अजमेर में पेयजल, ग्रामीण विकास और यातायात की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा साइंस पार्क का निर्माण, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मंदिरों का जीर्णोद्धार, हाईवे और फ्लाईओवर के निर्माण के साथ ही किशनगढ़ के मार्बल व्यवसाय को बढ़ावा देना भी चर्चित मुद्दे बने हुए हैं। यहाँ के लोगों की आना सागर झील की सफाई और सौंदर्यीकरण, साथ ही फाय सागर झील से शहर को जलापूर्ति की भी मांग है। एम्प्लॉयमेंट के जो रास्ते हैं वो खुले, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो अपने कंट्री में से गायब हो। इसके साथ साथ रोड्स जो हैं वो अभी भी काफ़ी डैमेज रोड्स हैं अपने यहाँ पे, उसका भी जैसे नेशनल हाईवेज़ की और इनकी रोड्स होती है वैसे थोड़ी अच्छी रोड्स हों। अजमेर को फिल्म सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि जो बॉलीवुड है वो यहाँ पर आए और यहाँ पे शूटिंग वगैरह करें, तो हमारे अजमेर का नाम हो सकता है काफ़ी। भागीरथ चौधरी जो किशनगढ़ से अपना नाता रखते हैं, वे किसान और व्यापारी हैं, उनका भी अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। वहीं रामचंद्र चौधरी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं। विकास के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मंदिरों का जीर्णोद्धार होना बाकी है। इसके अलावा जो अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी बन रहा है उसको लेकर भी कार्य चल रहा है। तो जनता अब देखते हैं कि किस तरफ वोट करती है। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अजमेर। अभी आप देख रहे थे जनादेश 2024 के अंदर अजमेर लोकसभा सीट पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम चर्चा करते हैं उस लोकसभा सीट के बारे में जो आज के जनादेश के अंदर हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं आज के दोनों खास मेहमानों का। मेरे साथ है महेश चंद्र शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। 5 दशकों से भी लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता के, और साथ ही साथ प्रिंट पत्रकारिता के साथ साथ दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ विशाल सूर्यकांत साहब, आपका 2 दशकों से भी लंबा अनुभव है। इसके अलावा आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही के अंदर महारत हासिल रखे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अजमेर लोकसभा सीट अपने आप में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और धार्मिक रूप से अलग पहचान रखते हुए बहुत सारी खासियतों को अपने अंदर समेटे हुए, चुनौतियों को भी अपने अंदर पाले हुए है। वो कौन सी खास बातें जो आपको लगता है अजमेर को ज़्यादा खास बनाती है, क्योंकि राज्य की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति को भी खासा प्रभावित करने वाली ये सीट अपने आप में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को अपने अंदर समेटे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो है स्थिति जो है अजमेर की, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है और साथ साथ ही इस कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र से आए जाएं वगैरह तो एक संपर्क में बना रहता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण है कि धार्मिक नगरी है। धार्मिक दृष्टि से मतलब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुओं का जो एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, और दूसरा ख्वाजा साहब की दरगाह का एक मुस्लिम धर्म का जो एक बड़ा केंद्र है, आर्य समाज का केंद्र है, और यहूदी समाज का भी मतलब वहाँ पे एक बड़ा केंद्र खवादा हाउस है। तो इन चीज़ ध्यान में रखते हुए न केवल ये धार्मिक, बल्कि ये देखा जाए तो अगर कृषि के क्षेत्र में भी देखें तो यहाँ की गुलाबों की खेती बड़ी प्रसिद्ध रही है। और साथ साथ ही जो आपके औद्योगिक क्षेत्र की या मतलब खनन के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे मार्बल का एक बहुत बड़ा मतलब मंडी किशनगढ़ के अंदर है। आरपीएससी का सेंटर है, और इसके अलावा राजस्व मंडल का केंद्र भी है यहाँ पे, और शिक्षा बोर्ड का दफ्तर भी है। तो इसका महत्व अपने आप ही इस नगरी का हो जाता है। विशाल जी, इस बातचीत के क्रम को अब आपसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। शैक्षिक नगरी के रूप में हम अजमेर की पहचान देखते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से जिस तरह से महेश जी ने बताया कि बहुत सारे आयाम हैं जो अपनी तरफ से बहुत सालों से यहाँ पर प्रतिस्थापित हो चुके हैं। रेलवे अपनी तरफ से राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर खासा रुतबा रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीते कुछ सालों के अंदर, कुछ दशकों के अंदर उस पर उत्तरोत्तर बढ़ोतरी नहीं हो पाई है जितना होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये चुनौती है जिसको पार पाने की कोशिश की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जिस रूप में अजमेर का जो विकास है
वो अपने आप में बड़ा विषय इसलिए भी है, जैसा कि महेश जी ने फरमाया, कि एक तरह से राजस्थान का दिल है और राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित इतना बड़ा केंद्र जो अंग्रेज़ों के ज़माने से विकास की रफ्तार के साथ चला था। आज सवाल ये कि हम लगातार 2024 में जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तब भी विकास के मुद्दे बने हुए हैं। अजमेर रेलवे विकास का एक तरह से पहला अध्याय है, राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश भर के अंदर रखा गया। लोको इंजन यहाँ पर बनने का पहला कारखाना यहाँ स्थापित हुआ, लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी के मामले में अजमेर है वो स्ट्रगल कर रहा है। मसलन नसीराबाद की रेलवे लाइन है वो विकसित नहीं हुई है, इसी तरह से मेड़ता है वो कनेक्टिविटी से स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये चीज़ें जुड़ जाएंगी तो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान से भी अजमेर है वो जुड़ पाएगा। लेकिन ये मांगें लगातार चलती आई हैं, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, तमाम जगहों पर जो जनता के जो मंच हैं उन तमाम जगहों पर बात रखते आए हैं। लोग चुनाव के अंदर भी बात रखी गई है, लेकिन अभी तक इन मांगों के ऊपर उस रूप में गंभीरता से बात नहीं हो पाई है, या हम कहें कि विकास की जो रफ्तार है, जो ज़रूरत है, जिस गति से विकास होना चाहिए वो गति नहीं आ पाई है। महेश जी, कनेक्टिविटी के जिक्र किया विशाल जी ने, कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर के लाखों पर्यटक हर साल अजमेर पहुंचते हैं, वो भले ही पशु मेले के तौर पर या ब्रह्मा जी के मंदिर या गरीब नवाज़ की दरगाह के अंदर। इसके अलावा शैक्षिक नगरी के तौर पर हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस वहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारी और आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पर होती है। लेकिन कनेक्टिविटी का एक जो मसला है जिसके इशारा विशाल जी कर रहे थे, आपको क्या लगता है? रेलवे लाइन यहाँ पे मजबूत है, इसके अलावा सड़कों का जाल यहाँ पे बिछाया गया है, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में किशनगढ़ के अंदर इसी असेंबली सीट के अंदर भी मौजूद है। ये काफ़ी है या इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, या फिलहाल के इस आधारभूत ढांचे को और समृद्ध किया जा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी मतलब विकास की संभावनाएं बहुत हैं। अब आप ये देखिएगा कि पिछले अगर देखें कि 2008 का अगर देखें, उस दौरान की बात है जब यहाँ भीलवाड़ा, इसके निकट ही जयपुर अजमेर के निकट जो भीलवाड़ा सेंटर है वहाँ पे एक रेलवे के ही जो डिब्बे बनाए जाने का एक कारखाना बनाया गया था। लेकिन ये है कि जो लोको स्टेशन जो जयपुर का जो यार्ड था महत्वपूर्ण एक केंद्र में था, लेकिन अगर इसका और मतलब आधुनिकतम और उसका विस्तार किया जाता तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं फ़ायदे की बात थी। दूसरा यह है कि पश्चिमी राजस्थान से इसे कैसे जोड़ा जा सकता था, इसके बारे में भी सोचना चाहिए था रेलवे को। लेकिन हाँ, यह है कि समय के साथ साथ अब इसकी प्राथमिकताएं, इसको किस आगे रूप से इसको विकसित किया जाएगा, क्या करना है, अब ये जिम्मेदारी जो है आने वाली जो चुनाव में ये भी एक मुख्य मुद्दा बनेगी। और इसके लिए जो भी पार्टियां हैं संबंधित वो अपना लेंगी इस मामले में जो फैसला है, जो भी करना है उन्हें क्या करना, ये लोगों को एक पूरी उनकी मांग रही है और वो मांग को राजनीतिक दल जो भी संतुष्ट करेगा वो जनता निश्चित रूप से उसका समर्थन। औद्योगिक स्तर पर जो विकास होना चाहिए उसके साथ साथ एक धार्मिक पर्यटक सर्किट के तौर पर जो अजमेर की एक अलग पहचान बनी हुई है, आपको लगता है कि उसको लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं या उसको और बढ़ाया जाना है? और इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में जानना चाहूँगा वो है भारत का पहला फूड मेगा पार्क बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई थी, उसकी स्थिति आपको कैसी नज़र आती है? नहीं, देखिए काम तो शुरू हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मार्ट सिटी देश भर के अंदर 100 जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं शहरों में शुरू हुए, उसमें अजमेर का नाम शुमार है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है अजमेर का नाम। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जैसा आपने फूड पार्क की जिक्र किया, या मैं कहूँ कि दरगाह क्षेत्र के विकास की बात हो या पुष्कर क्षेत्र के विकास की बात हो, आज हम देख रहे हैं कि काशी के अंदर पूरा कॉरिडोर है वो बनाने की बात हो रही है। यूपी में जिस तरह से धार्मिक स्थानों के विकास की बात हुई है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तमाम जगहों पे विकास की बात हुई है। ऐसे में अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अजमेर के जो तीर्थ क्षेत्र हैं वो विकास की रफ्तार के साथ साथ घनी आबादी के बीच में हो गए हैं। वहाँ कैसे विकास पहुँचे, कैसे श्रद्धालु हैं उनका आना जाना है वो सुगम हो सके, कैसे शहरी विकास जो बढ़ रहा है उसमें जो लोगों की ज़रूरत है, वहाँ की जो मूल आबादी है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उसके साथ में बड़ी संख्या में जो पर्यटक आते हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाकर कैसे विकास है वो किया जाए, ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।
बुनियादी सुविधाएं, सीवरेज का विकास और ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आबादी जिस रूप में बढ़ रही है, अजमेर की नीड्स जिस रूप में बढ़ रही है, प्रशासन और सरकार और जनप्रतिनिधि उस रफ्तार से अगर वहाँ पर काम करेंगे तो अजमेर आने वाले वक्त में राजस्थान का सबसे विकसित जिला है वो बन सकता है। पोटेंशियल पूरी है, इतिहास पूरा है, लेकिन उसकी रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट्स कहीं हैं वहाँ पर, मसलन जैसे कि अभी पानी की बहुत बड़ी वहाँ पर समस्या है। बिसलपुर से पानी तो मिल रहा है अजमेर को, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत है कि इतनी बड़ी आबादी को के पास में अपना वाटर रिसोर्सेस हो या अपने पास में उनके पास एक सुगम हो। और इस लिहाज से ERCP जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें भी अजमेर के लोगों को बहुत उम्मीद होगी कि आज नहीं तो कल बिसलपुर के अंदर चंबल का पानी मिलेगा तो उनका जो उनका हिस्सा है पानी के अंदर, बिसलपुर के पानी में अजमेर का, वो उनको ज़्यादा मिले और प्रभावी तरीके से मिले। तो इस तरह की कई तरह की विकास की योजना है। जब स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल कर लिया गया तो अब समझ लीजिए कि देश के 100 आधुनिकतम शहरों के अंदर अजमेर को सरकार देखना चाहती है। मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, लेकिन 5 साल का समय एक शहर के विकास के लिहाज से बहुत कम होता है। साथ साथ में आबादी और उसकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो चुनौतीपूर्ण काम है। इसकी रफ्तार को जैसे जैसे आप तेज़ी लाएंगे तब ये संतुलन की स्थिति बनेगी कि बढ़ती आबादी की ज़रूरतें और विकास के जो प्रोजेक्ट हैं वो दोनों साथ साथ कैसे आगे बढ़े। चुनौतियां बहुत है, लेकिन साथ ही साथ अजमेर को लेकर के उसके ऐतिहासिक गौरव को अगर हम महसूस करें तो जिन राजशाही परिवारों की तूती चौहान वंश ने अजमेर से लेकर के दिल्ली तक अपनी विजय पताका फहराई, उसके बाद उसका अपना एक विस्तृत इतिहास रहा। वर्तमान के दौर की बात करें, महेश जी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, एक शिक्षा नगरी के रूप में अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो अजमेर को पीछे छोड़ करके हम देखते हैं कोटा, सीकर कई आगे निकल गए हैं। आपको लगता है क्या अभी भी अजमेर के पास इस दौड़ में बने रहने के लिए कुछ कोशिशें की जानी चाहिए? अजमेर चूँकि सेंटर है और राजस्थान के एक कोचिंग हब के रूप में कहें या शैक्षणिक हब के लिए नई फैकल्टी शुरू करने के लिए मतलब उसके लिए काफ़ी संभावना है। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि महिला शिक्षा का भी बड़ा केंद्र रहा है ये। अब महिलाओं के एजुकेशन सिर्फ सिस्टम के लिए, जैसे आपने बताया मेगा प्रोजेक्ट की बात, जिस तरह से फूड का जो सेंटर बनाने की प्रसंस्करण की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पे विकास की संभावना है। संभावना तब होगी जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से उसको डेवलप किया जाएगा, सड़क से अच्छी तरह से संपर्क बने, साथ साथ ही वहाँ पे पानी, बिजली और जो भी जो साधन हैं वो उपलब्ध कराया जाए समय पे। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट है, अब जैसे उदाहरण के लिए HMT घड़ियों का उत्पादन हमारे मतलब अजमेर से हुआ करता, लेकिन आज स्थिति है कि वो बंद पड़ी हुई फैक्ट्री। तो इसका जो हम कोई शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, उसका समय पे उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका ध्यान रखना और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। और जो जनप्रतिनिधि है वो अपने आवाज़ को बुलंद करें। इसमें कनेक्टिविटी, जैसे किशनगढ़ की जो फ्लाइट्स की जो संख्या है एयरपोर्ट पे, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अजमेर दरगाह पे या चाहे पुष्कर के मेले में या ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के लिए आज विदेशों से कई मतलब क्या कहते हैं लोग बाग आते हैं, लेकिन उनको या जयपुर में उतरना पड़ता है, जयपुर से जाके वहाँ पकड़ना, सीधी फ्लाइट मतलब उनको किशनगढ़ से नहीं मिल पाती है या उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी नहीं होती। तो एक तो ये इसकी आवश्यकता है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप मार्बल मंडी बनाए हुए हैं किशनगढ़ में, लेकिन उसके मतलब क्या कहते हैं जो उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई खनन की समस्या जुड़ी हुई है, स्लरी की समस्या है, उसकी डिस्पोजल की समस्या है। तो कई ऐसे मतलब क्या कहते हैं जो एसेसरीज जो है इंडस्ट्री जो होनी चाहिए वो एक खड़ा करने की आवश्यकता है। एक दूसरा ये है कि आप ये थोड़ी दूर में जाएं तो आपको कोई कपास की भी मतलब क्या कहते हैं उत्पादन क्षमता वहाँ काफ़ी रही है और बढ़ाया जा सकता है इस क्षेत्र में। और साथ साथ ही आप ये देखिएगा कि जो अजमेर का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसे एक वापस से ऐसा सेंटर बनाया जाए ताकि जो ये विकास के सोपान बना सके। आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में भी ये मतलब एक सरसब्ज क्षेत्र है। और एक और समस्या सबसे बड़ी जो आ रही है
वो रेगिस्तान का विस्तार भी है। जो राजस्थान ये पुष्कर का जो एक बेल्ट है, इस साइड में कई ऐसे मतलब क्या कहते हैं सॉकेट्स बने हुए हैं जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं पहाड़ियाँ का दोहन हो रहा है और उससे मतलब क्या कहते हैं आपका जो है रेगिस्तान यकीनन धीरे महेश धीरे जी, बढ़ कहीं रहा ना है। कहीं केकड़ी वो एक ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल जिसने पर्यावरण का संदेश सारी दुनिया को दिया था, लेकिन आज मरुस्थलीकरण की इस प्रक्रिया से अपने आप से दो चार हो रहा है। विशाल जी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, अपने संसाधनों को पहचान करके केंद्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, एक योजना थी वोकल फॉर लोकल। आपको क्या लगता है कि अजमेर सर्किट के अंदर जो उसके अपने लोकल संसाधन है, भले ही गुलाब की खेती हो, भले ही किशनगढ़ का जिक्र किया है कि वहाँ से बहुत बड़ा मार्बल उद्योग सारी दुनिया के अंदर विस्तारित हो चुका है, इसके अलावा भी काष्ठ उद्योग है, अपने आप में ख़ास पहचान रखता है। आपको क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व अगर इन यहाँ के इन लोकल उत्पादों को लेकर के और ज़्यादा प्रयासरत हो तो उसके परिणाम आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा प्रभावी होंगे और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी इस क्षेत्र को सशक्त बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे कि गुलाबों की खेती है, आज अगर हम गुलाबों की खेती का जिक्र करते हैं तो सिर्फ उसकी धार्मिक क्या उसका उपयोग है इस पर ही ज़्यादातर जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है कि ब्रह्मा जी मंदिर में भी वो गुलाब की जो फूल हैं वो चढ़ते हैं और अजमेर दरगाह में भी जाते हैं। लेकिन इससे आगे आज अगर आप वहाँ पर जाकर देखें, अजमेर में ख़ासतौर से पुष्कर में जगह जगह कुटीर उद्योग के रूप में फूलों का कारोबार हो रहा है। इसको और व्यापक रूप में कैसे हम आगे ले जा सकते हैं? कन्नौज का इत्र है वो दुनिया भर में मशहूर है, क्या ये इत्र का कारोबार अजमेर से, पुष्कर से, इस पूरे क्षेत्र में नहीं हो सकता? इसको विकास कैसे मिले? यहाँ इत्र से जितना, गुलाब से जितने जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे अन्य खुशबू के उत्पाद हों, अगरबत्तियाँ हों, धूप बत्ती, इतना विकास की अपार संभावनाएं हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, टूरिस्ट नगरी अजमेर की जो लोकेशन है, जो जगह है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो भी टूरिस्ट राजधानी जयपुर आता है वो अजमेर में ज़्यादा वहाँ पर रुक सकता है, जो अजमेर आता है वो जयपुर में रुक सकता है। दोनों शहरों के बीच में जो सड़क मार्ग है उसकी दूरी भी बहुत कम है, तो यहाँ विकास और कम से कम जो टूरिस्ट आ रहा है उसका राजस्थान में ज़्यादा स्टे हो, ज़्यादा वो राजस्थान में ठहरे। इस लिहाज से दोनों शहरों की, जयपुर और अजमेर, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसको कैसे विकसित किया जाए, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से 55,000 से ज़्यादा नए वोटर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं अजमेर में। युवाओं की आवाज़ क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये भी सुनना होगा, समझना होगा। युवा जो हमने कहा, जैसा कि महेश जी ने भी कहा कि एजुकेशन का एक हब था, एक अजमेर है, उस रूप में जाना जाता था, लेकिन आज अजमेर के युवा उच्च शिक्षा के लिए वो बाहर जा रहे हैं। किशनगढ़ में ज़ाहिर तौर पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका विकास हो रहा है, अभी उस प्रक्रिया में है, लेकिन अजमेर के युवाओं के पास में हायर एजुकेशन के लिए क्या सेंटर्स हैं, ये जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा। इसी तरह किशनगढ़ है, मार्बल नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव में हमने दौरे किए थे और वहाँ किशनगढ़ के लोगों की व्यथा ये थी कि मार्बल नगरी के रूप में तो विख्यात हो रहे हैं, लेकिन कब तक हमारे बच्चे पत्थर तोड़ते रहेंगे? विकास की उनकी ज़रूरतें हैं। विशाल जी, यहीं से आपको थोड़ा सा और इंटरप्ट करना चाहूँगा। अभी हम राजनीतिक समीकरण की बात करें, अभी के जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। आपको क्या लगता है कौन सशक्त है? क्योंकि 8 में से 7 सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकती है अपने कैंडिडेट के साथ, तो आप कितना सशक्त मानते हैं और वो कौन से सरोकार है जो इन दोनों पार्टियों के लिए अपने आप के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लोकसभा सीट को लेकर के? देखिए, इस लोकसभा सीट में महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस और बीजेपी, उसमें उम्मीदवारी के लिहाज से इस सीट का इतिहास ऐसा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार ही ज़्यादा रहे हैं। और मेरी बात से महेश जी भी सहमत होंगे कि बाहरी उम्मीदवार होने से जो अजमेर की मूल समस्याएं हैं उससे कनेक्ट होने में लोगों को परेशानी होती है। जनप्रतिनिधि भी उस रूप में समझ नहीं पा रहे हैं। 1980 से लेके अब तक का अगर इतिहास देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पर ज़्यादातर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो कि बाहर ही रहे हैं, तो अपने आप में ये बड़ी चुनौती रही है। और अगर चुनावी इतिहास के लिहाज से देखें, ये ठीक है विधानसभा चुनाव के अंदर जो स्थितियां बनी हैं, लेकिन लोकसभा या 89 के तक जो पूरा काल रहा है वो कांग्रेस के नेता ही वहाँ चुनाव जीतते रहे। 89 के बाद में वहाँ पर बीजेपी की चुनाव हैं वो वहाँ पर होते रहे हैं, वो चुनाव जीतते रहे हैं और लगभग 10 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस अब तक केवल वहाँ 3 बार ही अपना जनप्रतिनिधि है वो जिता कर लाई है। चलिए लौटते हैं इस
लोकसभा चुनाव की तरफ महेश जी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, वक्त बहुत कम बचा है, संक्षिप्त में आप बताइए इस लोकसभा चुनाव के अंदर वो कौन से सरोकार हैं जो इन राजनीतिक पार्टियों को साधने और साथ करके जीत हासिल की जा सकती है। और युवाओं की बात की थी विशाल जी ने, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण कारक है इस चुनाव के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण कारक तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए, समय के हिसाब से इसकी मांग भी है। अब ये आता है कि जो प्रतिनिधि जो मैदान में दोनों दलों ने जो उतारे हैं उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली रहता है, और उनके जो बुनियाद में है कि जाति समीकरण कितने मतलब इसमें प्ले करते हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जहाँ रामचंद्र चौधरी को उतारा है मैदान में, तो वहाँ दूसरी जगह भाजपा ने अपना भागीरथ जो जी को उतारा है। ये दोनों के दोनों जाट संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, जातिगत विश्लेषण देखा जाए, तो इसमें मतलब जाट, गुर्जर, रावत, मुस्लिम और एक सवर्ण जाति के जो हिंदू जो हैं आपके, वो एक तबका है। तो इसमें जो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर, और मुद्दा जो बना है इस समय, मोदी की गारंटी और एक कांग्रेस की गारंटी, ये जो मुद्दे को लेकर के है। और दूसरा यह है कि जातिगत समीकरण तो है ही इसमें, लेकिन इसमें यह है कि व्यक्तित्व की बात है। भागीरथ जी जो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव जीते हुए, वो भी रिकॉर्ड मतों से 4,16,000 मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो ये अपने आप में मतलब एक चुनौती तो पेश करेगा ही कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी दुग्ध उत्पादन से समितियों से जुड़े हुए, तो उनका भी अपना एक व्यक्तित्व, वो मतलब क्या कहते हैं, विवादित नहीं रहे। हालांकि वो भी चुनाव कई बार विधानसभा के चुनाव हारे हुए हैं, और ये भागीरथ जी भी मतलब क्या कहते हैं पिछला, ये अभी 2023 का जो चुनाव है वो भी हारे हुए हैं। खैर वो जो भी है, लेकिन ये सबसे अगर ज़्यादा जो वहाँ मतदाता हैं उसमें मुस्लिम जो हैं, जो 4 लाख के आसपास के बताई जा रही है उनका मतदाताओं की संख्या। और दूसरे नंबर पे आपके गुर्जर और क्या नाम है आपके जाट प्रतिनिधि हैं, वो कितना रोल करते हैं। और रावत जो हैं, अब आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक अगर क्या बाहर जो सांसद बने, आपसे ज़रूर वो ख़ास बात, वो अपील जो आज के हमारे युवा वर्ग या हमारा दर्शक देख रहा है, वो लोकतंत्र के इस महोत्सव के अंदर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, तो वो कौन सी खास बातें हैं जो बहुत संक्षिप्त में आप बताइए कि जिसको देख करके उसको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है? देखिए, जहाँ तक है कि वो जो मताधिकार का जो प्रयोग करना है वो उसका पूरा करें, और साथ साथ ही सोच समझ के ये तय करें कि उन्हें कौन सा प्रत्याशी जो अजमेर के विकास में सहायक हो और उनकी मांगों को पूरा करे। विशाल जी, सोशल मीडिया के इस दौर में आपको क्या लगता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है? नहीं, देखिए, युवाओं का दौर है और युवा मतदाता जिस रूप में अजमेर में है, सभी का ध्यान उस ओर होगा कि अजमेर के विकास के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको कौन पूरा करवा सकता है। ये एक बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि महेश जी ने बताया कि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो भी अपनी गारंटी है वो लेकर आ रही है। अब जनता को तय करना पड़ेगा कि ज़मीनी स्तर पर अजमेर का वाकई विकास पिछले दौर में किस रूप में हुआ है पिछले 5 सालों में, और आने वाले उसी के अनुभव के आधार पर आने वाला जो दौर है 5 साल, वो किस जनप्रतिनिधि के हाथ में सौंपा जाए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन बातों का ख्याल रखना कि हम अपने उस जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारे बारे में सोचे, हमारे कल के बारे में सोचे। वक्त हो गया है आज की इस परिचर्चा को यहीं पे हम समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और विशाल सूर्यकांत साहब आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया है आज के जनादेश 2024 के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे थामे, इस वायदे के साथ कि अगले अंक में हम एक बार फिर एक नई लोकसभा सीट के साथ उसके सरोकारों के साथ आपके लेकर आएंगे और आपके साथ उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।